हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं कक्षा 12वीं के इतिहास के पार्ट 3 बंधुत्व जाति और वर्ग की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को डिटेल में और पॉइंट वाइज समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगी, तो आज पहला पार्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास आ जाए वो, और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड, जब भी हम किसी इतिहास की घटना की बात करते हैं तो टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी यानी कि 1200 साल के टाइम पीरियड में कैसा भाईचारा था, जाति समाज कैसा था, कितने वर्गों में लोग बटे हुए थे, इसकी चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखना कि सेकंड चैप्टर भी यही है, राजा नगर, लेकिन टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है। अगला आने वाला चैप्टर भी वो है भाई, विचारक विश्वास इमारतें, उसमें भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है। तो ये 3 चैप्टर हैं, ये 1200 साल में जो जो घटनाएं घटी, राजा शासक कौन कौन से बने, नगर कौन कौन से आए, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बंधुत्व जाति और वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। वैसे तो वेद व्यास ने इनकी रचना करी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में भाट सारथी नामक नाम भी आया है। तो अगर कभी भी आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो आएगा कि महाभारत की रचना किसने करी, तो महर्षि वेद व्यास ने करी। किसने करी भाई? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी। परंतु अब शुरुआत करें टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है? समालोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको उसकी रचना करते हुए हर पक्ष का ध्यान रखना है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का, यानी इस दृष्टि से देखना है कि निष्पक्ष रूप से। ठीक है, कुछ होता है ना कि हमेशा अच्छाई लिखता है बुराई नहीं लिखता, लेकिन इसमें अगर बुराई मिली तो बुराई भी लिखी जाएगी, अच्छाई मिली तो अच्छाई भी लिखी जाएगी। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बुक की शुरुआत ही इससे होती है। तो कब शुरू हुआ ये काम? शुरुआत इसकी 1919 में प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में इस संस्करण यानी कि जो संस्करण है उसके लिखने की शुरुआत किसके कप्तानी में हुई? तो इसकी शुरुआत 1919 में प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में हुई। जब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको और भी मजा आएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार करवाया, तो वी.एस. सुक्तांकर ने करवाया। अगला पॉइंट, तो इसके लिए एक बंदे ने कुछ नहीं किया, अनेक विद्वानों ने मिलकर यह जिम्मेदारी उठाई। भाई इस महाभारत एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, तो उसका एक अकेला व्यक्ति संकलन नहीं कर पाएगा, तो अनेक विद्वानों ने मिलकर यह जिम्मेदारी उठाई। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। ठीक है, यानी पांडुलिपियाँ क्या होती हैं बच्चों? हाथ से लिखी जाने वाली सामग्री को पांडुलिपि। तो देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, जहाँ भी महाभारत से संबंधित कोई भी चीज़ मिली उसको एकत्र किया गया। इस परियोजना में काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना, यानी कि जितनी भी पांडुलिपियाँ पाई गई सभी श्लोकों की तुलना की। ठीक है, तुलना का एक नियम था। क्या नियम था? कि उन श्लोकों का चयन करेंगे जो सभी भाषा में पाए गए, यानी कुछ श्लोक हर भाषा में, संस्कृत में भी है, ठीक है, फारसी में भी है और तमिल तेलुगु में भी है। तो उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी भाषा में पाए गए। मैं डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस प्रकार के आएंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी तो तुक्का गलत लग सकता है। तो अब आंसर अच्छी तरह करने के लिए डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा इस चैप्टर के एंड होने के बाद, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी। ठीक है, तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी और इसको करने में कितना टाइम लगा? इसको करने में 47 वर्ष लगे। इस परियोजना में 47 वर्ष लगे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथों में किया गया। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण शुरू करवाया? वी.एस. सुक्तांकर ने। ठीक है, कितने पेजों में प्रकाशन हुआ? 1300 पेजों में। कितने साल लगे? 47 साल लगे।
ठीक है, 3 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, 3 में से अगर एक भी आ जाए तो हमारे नंबर आ जाएंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला टॉपिक ये था। अगला टॉपिक देखते हैं, बंधुता एवं विवाह। बंधुता, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारा। विवाह मतलब आप सबको पता है शादी, ठीक है। तो बंधुत्व विवाह के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहले परिवार। परिवार क्या होता है? आप बोलोगे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी परिवार, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन परिवार की डेफिनेशन क्या दोगे आप? तो परिवार की डेफिनेशन जो आपको देनी है वो है, एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, उसे परिवार कहा गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार परिवार क्या है कि एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में कैसा आएगा कि जो लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिवार कहते हैं, ठीक है, परिवार कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब बिल्कुल पवित्र और रक्त संबंध माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक, पूरे संसार में कहीं भी देखो पति पत्नी परिवार के हिस्से होते हैं, बच्चे उनके परिवार का हिस्सा। तो पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध मान जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, सेम लाइन आ जाएगी और फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो क्या करोगे? तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। और एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, और अनुष्ठान जो पूजा व्रत वगैरह वो सब एक साथ करते हैं। जैसे कोई ईद आ गया, कोई दिवाली आ गई, कोई भी त्यौहार उस समय का हो गया, वो सब मनाते हैं मिलके। तो ये आपने परिवार के बारे में जानकारी ली, ठीक है। मेन टॉपिक बंधुत्व एवं विवाह है, सब टॉपिक है परिवारों के बारे में जानकारी। मैं टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पाठ्य पुस्तक के हर एक टॉपिक कवर हो, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में सिंपल नोट्स में पूरी वीडियो पढ़ा सकता हूँ और वो भी बनाऊंगा, लेकिन आपको डीपी नॉलेज रखनी है। कक्षा 12वीं के छात्रों अच्छे नंबर लाने तो आपको एक एक पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण नोट है, कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज नहीं मानते। कुछ समाज में परिवार में कौन कौन होता है कि भाई बहन, जैसे भाई बहन चचेरे मौसेरे भी, ये सब परिवार का, जैसे गांव में बड़ा परिवार चचेरे मौसेरे सब भाई एक साथ रहते हैं, किंतु अन्य समाज नहीं मानते। और संस्कृत ग्रंथों में कुल, ये आएगा, कुल शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत में कुल शब्द का प्रयोग या परिवार के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग में आया है? तो कुल शब्द परिवार के लिए संस्कृत में प्रयोग किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और जाति बंधुओं के लिए, बंधु में भाईचारे, भाई भाई, बंधु में भाई बहन आदि आते हैं। तो आपके चाचा के जो भाई होंगे और दूसरे चाचा हैं आपके पापा के भाई होंगे, तो जितने भाई लोग हैं, मतलब भाई गुंडे नहीं, भाई मतलब ब्रदर्स जितने भी हैं, वो बंधुओं के समूह के लिए होता है। जाति सब भाइयों के समूह के लिए, कि हम एक ही जाति के हैं। जैसे मेरे चाचा की एक ही जाति है, मेरे पापा की एक ही जाति है। तो जाति बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है और कुल परिवार के लिए। कुल और जाति में अंतर, कुल परिवार के लिए और जाति बड़े मतलब 2-3 परिवारों को मिला के जाति बन जाती है। आपको पता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कौन सी व्यवस्था थी? पितृवंशिकता। पितृवंशिकता क्या होती है? नाम से स्पष्ट है कि पिता घर का मुखिया होता है, उसके बाद उसका जो बेटा होता है वो घर का मुखिया होता है, फिर उसके बाद जो बेटा होता है वो घर का मुखिया होता है। तो इस पॉइंट को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। 4-5 पॉइंट है, ध्यान समझेंगे पितृवंशिकता और आपको याद हो जाएगा वीडियो को देखते ही। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है? वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र से चलती है। यानी पिता के बाद पुत्र होगा और पुत्र के बाद उसका पुत्र यानी पौत्र बनेगा, पोता बोलते हैं जिससे, फिर पौत्र का भी बेटा होगा तो प्रपौत्र यानी कि पिता का प्रपौत्र। आपके पिता का प्रपौत्र क्या होगा? आपके पुत्र का पुत्र, ठीक है, यानी 3-4 पीढ़ी। तो पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। पितृवंशिकता तो मातृवंशिकता क्या होती है? मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं बेटा, तब आएगा यहाँ पे, जो वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। माँ से जुड़ी हुई परंपरा को मातृवंशिकता, यानी माँ के बाद बेटी को सब कुछ मिलता है। तो मातृवंशिकता माँ के बाद बेटी, पितृवंशिकता पिता के बाद पुत्र। अधिकांश राजवंश जितने भी राजा थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये प्रश्न बनेगा कि 6ठी शताब्दी में पारिवारिक लोग किस प्रणाली का अनुसरण करते हैं? पितृवंशिकता, पिता के बाद पुत्र।
और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि महाभारत महाकाव्य में इस प्रथा के कारण युद्ध हुआ था। कहानी आपको मैं अभी बताऊंगा क्या हुआ था कि भाई देखो, पांडु के 2 पुत्र थे, ठीक है, दुष्यंत के 2 पुत्र थे, पांडु और धृतराज। पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराज के दुर्योधन। धृतराज अंधे थे, ठीक है, धृतराज संतानु के 2 पुत्र थे, पांडु और धृतराज। तो धृतराज को गद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अंधे थे तो पांडु को मिला। तो पांडु के बाद उनके पुत्रों को ना मिलकर दुर्योधन को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा रिवर्स हो गया, क्योंकि पिता को नहीं मिला तो पुत्र को नहीं मिलेगा। तो इसमें लड़ाई हुई थी महाभारत की। तो महाभारत महाकाव्य में इस प्रथा के कारण ही युद्ध हुआ, प्रतिवंशिकता। ये आ सकता है कि महाभारत में किस वंशिकता, किस प्रणाली के कारण युद्ध हुआ, तो प्रतिवंशिकता के कारण युद्ध हुआ। और कभी पुत्र ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। यानी एक पिता के 2 बेटे हैं, ये पिता है 2 बेटे हैं, इस बड़े बेटे कोई पुत्र नहीं हुआ तो इसको राज मिल जाएगा भाई, अगर इसकी डेथ होगी तो इसको राज मिलेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, बाहुबली मूवी देख लो, क्लियर हो जाएगा आपका। विवाह के नियम, तो विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। ये प्रश्न बन सकता है कि विवाह के कितने प्रकार थे, किसमें? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक 8 प्रकार थे। 4 उत्तम कोटि के थे और 4 निम्न कोटि के। ब्राह्मण ग्रंथों में 4 विवाह उत्तम कोटि के, 4 निम्न कोटि के माने जाते थे। ठीक है, विवाह के नियम हो गया। इससे पहले आपने प्रतिवंशिकता मातृवंशिकता समझ लिया, इससे पहले आपने परिवार के बारे में समझ लिया, और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो बेटा टॉपिक वाइज ही करना है और वीडियो को ध्यान से देखना ताकि साथ साथ याद भी हो जाए। तो समालोचनात्मक तो याद हो गया होगा, V.S. सुखथांकर ने 1919 में शुरू करवाया। 47 साल लगे, 13,000 पृष्ठों में अनेक ग्रंथों का संकलन किया। बंधुता विवाह के बारे में आपको बताया कि परिवार क्या होता है, कि एक ही परिवार के लोग भोजन अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रतिवंशिकता हो गया आपका। विवाह 8 प्रकार के थे। अब विवाह के प्रकार, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है बंधुता और विवाह, तो विवाह के प्रकार। तो 8 प्रकार के विवाह होते थे, परंतु कुछ नियम थे। क्या थे? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है बच्चों? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूहों के मध्य ही होते हैं। यानी जैसे एक ही कास्ट में विवाह हो जाए, ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। तो अंतर्विवाह होता है कि एक ही गोत्र में विवाह हो जाना। हालांकि ये सही नहीं माना जाता हमारे ब्राह्मण वंश में, मुस्लिम में माना जाता है। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अंतर्विवाह आपको मतलब पता होना चाहिए कि अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के बीच में होते हैं, समूह के मध्य। बहुर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहुर्विवाह कहते हैं। गोत्र से बाहर विवाह को क्या बोलते हैं? बहिर्विवाह। ठीक है, हमारे यहाँ यही मोस्टली अपनाते हैं लोग। बहुपत्नी प्रथा, जैसा कि पता है कि जब एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता है उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। जब एक पुरुष अनेक पत्नियां रखता है उसे बहुपत्नी प्रथा। जैसे सातवाहन राजा, उदाहरण पता होना चाहिए आपको कि उनका एक उदाहरण दीजिए जो बहुपत्नी प्रथा प्रणाली अपनाते हैं। सातवाहन राजा। और बहुपति प्रथा द्रौपदी, भाई एक स्त्री जिसके बहुत सारे पति हों, द्रौपदी। ठीक है, लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे थे। ठीक है, ताकि सामाजिक व्यवस्था ठीक से बनी रहे, इनमें किया गया इन नियमों का। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ये आएगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति। इसका संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी 400 साल के टाइम तक। भाई आपको समझा चुका हूँ, पहले 0 से पहले का ईसा पूर्व, 0 के बाद का ईस्वी होता है। तो यहाँ से आने में ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो 400 साल में अगर ये आ जाए कि मनुस्मृति का संकलन कितने सालों में हुआ? 400 सालों में। टाइम पीरियड क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, तो विवाह के 8 प्रकार थे। विवाह अंतर्विवाह भी होता था, बहिर्विवाह होता था, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा प्रचलित थी। राजा तो बहुपत्नी प्रथा ही करते थे। स्त्री का गोत्र, भाई शादी हो गई, अब गोत्र का क्या करेंगे? गोत्र पता है भाई, एक गोत्र किसी ऋषि के नाम पे होता है। देखो लिखा है, ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। ठीक है, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। तो प्रश्न ये बनेगा आपका कि गोत्र किसके नाम पर होता है? एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जैसे कश्यप ऋषि, कश्यप एक ऋषि हैं, इनके जितने भी कुछ लोग कहते हैं ना हम कश्यप समाज के हैं, इनका मतलब इनका गोत्र कश्यप ही है। तो उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं।
ठीक है। गोत्र क्या होता है हमें पता होना चाहिए आप सभी को बच्चों। गोत्र होता क्या है पूछते हैं जब हवन वगैरह करवाते हैं। तो ब्राह्मणीय पद्धति में 1000 ईसा पूर्व गोत्र वाली प्रणाली प्रचलन में आई। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, गोत्र के 2 नियम भी महत्वपूर्ण थे। पहला क्या, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। जैसे सरनेम चेंज होता है ना, वैसे ही सेम समझ लो कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र का माना जाता था। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। सातवाहन पत्नियों ने पिता के गोत्र को ही कायम रखा। बस सातवाहन राजा थोड़ा अपोजिट थे, तो पिता के गोत्र को ही कायम रखा। दक्षिण भारत में अंतर्विवाह प्रसिद्ध। अंतर्विवाह बताया था ना आपको कि एक ही कुल मध्य जाति के बीच विवाह हो जाता है। तो कहाँ प्रचलन में था? दक्षिण भारत। मेरे चचेरे भाई बहन से शादी हो जाती थी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके दोस्तों को मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।